नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा कोडिंग में। मैं हूं रवि रंजन गुप्ता। जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था व्हाट इज़ जावा एंड हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में, तो आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूं फीचर्स ऑफ जावा। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जावा हमारा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया हुआ है सिंपल। तो हमारा जावा बहुत ही सिंपल है गाइज। इसे आप आसानी से सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स हमारा सी और सी प्लस प्लस के ही जैसा है, पर इससे कॉम्प्लेक्स पार्ट को हटा दिया गया है। जैसे कि पॉइंटर्स सी में पढ़ना था, पॉइंटर्स, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इन सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को हटा दिए गए हैं, इसलिए जावा आपका सिंपल हो जाता है। सी में गाइज मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअली आपको हैंडल करनी पड़ती थी। जैसे कि अगर आपको किसी अनयूज मेमोरी को अगर आपको डिलीट करना हो तो वहाँ पे आपको फ्री का यूज करना पड़ता था। परंतु जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, जो कि गार्बेज कलेक्टर के द्वारा होता है। यहाँ पे गाइज गार्बेज कलेक्टर का जिक्र आया है, तो आज हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ गार्बेज कलेक्टर का, कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। तो ये गार्बेज कलेक्टर यह एक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो जावा में अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का काम करता है, ताकि मेमोरी खाली हो जाए और प्रोग्राम स्मूथली चले। सिंपल वर्ड में बोले तो जब हम प्रोग्राम में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और तो वह रैम में स्पेस लेता है। जब उस ऑब्जेक्ट का यूज खत्म हो जाता है तो वह स्पेस वेस्ट होने लगता है। यही काम गार्बेज कलेक्टर करता है। गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली उस अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का काम करता है। अब यह गार्बेज कलेक्टर काम कैसे करता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गार्बेज कलेक्टर में जब हमारा जो जेवीएम होता है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, तो जेवीएम हमारे मेमोरी के दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक आपका ये हीप एरिया हो जाता है और दूसरा आपका स्टैक एरिया हो जाता है। तो जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बनता ही है हीप एरिया में। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हीप एरिया में बनता है, और वेरिएबल जो भी होता है या फिर रिफरेंस वेरिएबल जो भी होता है वो स्टोर होता है हमारे स्टैक एरिया में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें रवि हमने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, नेम हमारा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है नेम। और यह इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट। तो यह नेम किस एरिया में होगा, इस मेमोरी के किस भाग में जाएगा, तो यह जो वेरिएबल है ये स्टैक में जाएगा, यह स्टैक एरिया में जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर हमने रवि को रखा है, रवि, तो यह ऑब्जेक्ट है हमारा। तो फिलहाल इस नेम यहाँ पे नेम में असाइन हो रहा है यह ऑब्जेक्ट। तो इससे इस वेरिएबल से यह ऑब्जेक्ट क्या है, लिंक्ड है। लेकिन जब हम अगर इस नेम को हम अगर नल कर देते हैं, यहाँ पे फिर से हम असाइन कर देते हैं, अगर नेम इज इक्वल टू नल अगर यहाँ पे कर देते हैं, तब क्या होता है कि यह यहाँ इस ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी इसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे हम असाइन कर चुके हैं नल के द्वारा। तो अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था यह तो अनयूज हो गया, इसका कोई काम ही नहीं है। तो जब इसका कोई काम ही नहीं है तो प्रोग्राम में फालतू का पड़ा रहेगा और आपका प्रोग्राम को स्लो करता रहेगा। तो जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर इस अनयूज देखेगा यहाँ पे यह ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल, किसी डिफरेंस वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे यह जुड़ा हुआ नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक इसे यहाँ से डिलीट कर देगा। पर सी में ऐसा नहीं है, सी में आपको इसे मैनुअली डिलीट करना पड़ता है आपको, पर जावा में ऑटोमेटिक यह डिलीट होता है। यही यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर हीप एरिया में चेक करता है कौन सा ऑब्जेक्ट अब किसी रेफरेंस से लिंक नहीं है, फिर उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। यहाँ पे एक मैंने प्रोग्राम लिखा है, क्लास, एक क्लास बनाया। मैंने आपको बताया था जावा में हम लोग जो भी लिखते हैं वो एक क्लास के अंदर ही लिखते हैं। तो हमने एक क्लास बनाया टेस्ट नाम का। इसके अंदर ये हमारा मेन मेथड है। जावा में जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो हमारा मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है।
गाइज आप लोग लोड मत लीजिए, अगर आपको ये सारे कुछ मैं आपको आगे डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। आपको बस गार्बेज कलेक्टर का थोड़ा सा वर्क समझाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रविरंजन, और नेम को यहाँ पे नल कर दिया। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है गाइज कि इस नेम वेरिएबल असाइन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर क्या है, रविरंजन है। उसके बाद हमने नेम को नल कर दिया है, तो नेम इज इक्वल टू हो जाएगा नल। तो इसका ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी यहाँ से खत्म हो जाएगा। नेम इज इक्वल टू अब तो नल हो गया, तो यह ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया, अनयूज हो गया, कोई काम का नहीं है। तो अगर यह डिलीट अगर ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो अगर इसे आप डिलीट नहीं कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम को वो अच्छा नहीं रहेगा। तो गार्बेज कलेक्टर को आप ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, या फिर आप इसे मैन्युअली भी कॉल कर सकते हैं। system.gc के द्वारा आप इसे मैन्युअली भी कॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था गार्बेज कलेक्टर का। गार्बेज कलेक्टर हम लोग आगे की क्लास में बहुत ही डीपली में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पे आ जाता है कि जो हमारा जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब जावा में हर चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। कोड को क्लासेस और ऑब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, जिससे कोड मॉड्यूलर, रिज्यूएबल एंड मेंटेनेबल बनता है। थर्ड पॉइंट मैंने मेंशन किया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है जब हम जावा में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो जावा कोड कंपाइल होने के बाद जावा सी कंपाइलर के द्वारा डॉट क्लास फाइल बनाता है, जिसके अंदर कोड बाइट कोड में बदल जाता है। जब हम लोग जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखने के बाद जब उसे कंपाइल करते हैं तो जावा में एक कंपाइलर है जावा सी। तो जावा सी कंपाइलर के द्वारा एक डॉट क्लास फाइल बनाया जाता है, और इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखे हैं उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है। किसमें? जावा डॉट क्लास फाइल में स्टोर करके रखता है हमारा कोड को, किस फॉर्म में? बाइट कोड के फॉर्म में। और यह बाइट कोड जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, इस जेवीएम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप समझने के लिए समझ लीजिए। तो इस जेवीएम पर ही रन करता है, और यह जेवीएम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होएगा, जो या फिर आपका लिनक्स हो, विंडो हो, मैक हो, एंड्रॉयड हो, तो आपका वह कोड परफेक्टली चलेगा, आपको उसे रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को गाइज हम लोग राइट वंस रन एनीवेयर वोरा कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है गाइज कि जावा हमारा सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? तो जावा में नो पॉइंटर एक्सेस है, जिससे आपका मेमोरी सेफ हो जाता है। बाइट कोड वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है। सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में कोड रन होता है, इसलिए जावा को वायरस फ्री और हैकिंग रिस्ट्रिक्शन लैंग्वेज माना जाता है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस क्यों है, कैसे है? तो जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है गाइस, इसके बावजूद भी यह बहुत फास्ट है। तो फास्ट क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग एक और कंपाइलर का यूज होता है, JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये भी एक कंपाइलर है जो कि जावा में रन करने के लिए यूज होता है, जो कि बाइट कोड को रन टाइम पर फास्ट मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इसलिए हमारा जावा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये मैंने 5 पॉइंट जावा का फीचर्स मेंशन किया है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग यूजेज ऑफ जावा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जावा के यूज आप लोग वेब डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बना सकते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस बना सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बिग डेटा एंड एनालिस्टिक के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं जावा का। तो ये कुछ जावा का यूज था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आज इस वीडियो में हमने कवर किया फीचर्स ऑफ जावा एंड यूजेज ऑफ जावा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे प्रोत्साहन दें, मुझे मोटिवेट करने का काम दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।